अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हमजा और आप देख रहे हैं द डार्क फाइल्स। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरी नहीं है। ये कहानी है अली की, एक ऐसे शख्स की जिसको जिंदगी ने एक ऐसे राज के सामने ला खड़ा किया जहां सिर्फ मौत का साया था और सच इतना गहरा कि उसकी रूह तक हिल गई। ये सिर्फ कोई हॉरर कहानी नहीं, ये एक सच जैसा झूठ है या झूठ जैसा सच, जिसमें एक पुराने बंगले, एक खूनी तस्वीर और एक ऐसी रूह की दास्तान है जो अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। तो लाइट्स ऑफ करो, हेडफोन्स पहनो और तैयार हो जाओ, क्योंकि ये कहानी आप कभी नहीं भूल पाएंगे। शुरू करते हैं अली की जुबानी। मेरा नाम हमजा है और ये आपका अपना चैनल द डार्क फाइल्स है और ये कहानी किसी और की नहीं, मेरी अपनी है। मैं कराची में रहता हूँ, लेकिन ये वाकया लाहौर के एक पुराने इलाके में हुआ था, मॉडल टाउन के एक कोने में, जहाँ एक पुराना बड़ा बंगला है। ये कहानी कुछ साल पहले की है, जब मैं रियल एस्टेट का काम शुरू ही कर रहा था। एक दिन मेरे ऑफिस में एक बुजुर्ग शख्स आए। पहनावा साफ सुथरा, लेकिन चेहरा अजीब थका थका सा था। उन्होंने कहा कि उनका एक पुराना बंगला बेचना है। उनका कहना था, बेटा, इस बंगले का कोई वारिस नहीं है, बेच दो, जो मिले ले लो। जब उनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए तो सब कुछ लीगल था, पर एक बात अजीब थी, जब भी मैं उनसे इस बंगले की हिस्ट्री पूछता, वो बात गोल कर देते। एक दफा कहने लगे, बेटा, हर पुरानी चीज के साथ कुछ कहानियां जुड़ी होती हैं, हर कहानी सच नहीं होती। खैर, मैंने डिसाइड किया कि एक दफा बंगले का इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। जब मैं वहां पहला दिन गया तो सब कुछ नॉर्मल था। बड़ा लॉन, टीक वुड के दरवाजे, पुरानी लेकिन एलिगेंट कंस्ट्रक्शन। बस एक चीज अजीब लगी, हर कमरे में एक पुराना ब्लैक एंड व्हाइट फोटो फ्रेम लगा हुआ था। उसमें एक लड़की थी, 1930s के जमाने के कपड़े पहने हुए। हर फोटो में उसका चेहरा एक जैसा था, सीधा कैमरा की तरफ देखता हुआ, बिना मुस्कुराए। मैंने सोचा शायद घर वालों की कोई याद हो, लेकिन फिर एक अजीब बात नोटिस की। उस लड़की की आंखें हर फोटो में कुछ ज्यादा ही रियल लगती थीं, जैसे वो मुझे देख रही हो। मैंने अपने आप को समझाया कि ये मेरा वहम है। जब मैं वापस जा रहा था तो मेरे जहन में एक ख्याल आया, यहाँ एक रात गुजार के देखता हूँ, अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले दिन बायर को ले आता हूँ। रात का वक्त था, घर में मैं अकेला था, हर तरफ सन्नाटा था, सिर्फ मेरे कदमों की आवाज और कभी कभी किसी कोने से कुछ पुरानी वुड की चिर्क चिर्क। मैंने ड्राइंग रूम में अपना बेडिंग सेट कर लिया, कैंडल लाइट जलाई और एक बुक निकाल के पढ़ने लगा। रात के करीब 2 बज रहे थे जब अचानक मुझे दरवाजे के बाहर से हल्की हल्की पायल की आवाज सुनाई देने लगी। पहले तो लगा किसी ने स्ट्रीट में चला के जा रहा हो, लेकिन ये आवाज घर के अंदर से आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला और कोई नहीं था। मैंने हर तरफ देखा, लेकिन हर जगह खाली थी। वापस आके बेड पर लेटते ही मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी पीठ के पीछे खड़ा है। मैंने घबरा के पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। कैंडल की रोशनी हल्की सी हिल रही थी, जैसे हवा चल रही हो। उस वक्त मैंने फैसला किया कि सुबह होते ही ये जगह छोड़नी है, लेकिन रात अभी बाकी थी। करीब 3 बजे मुझे महसूस हुआ कि कोई ड्राइंग रूम के कोने में खड़ा है। मैंने आंखों से अंधेरे में देखने की कोशिश की और वहां वो लड़की खड़ी थी, वही लड़की जो फोटो में थी। वैसा ही पुराना लंबा फ्रॉक, सफेद और सुर्ख फूलों वाला, लेकिन चेहरा वो बिल्कुल साफ नजर आया। वो सिर्फ खड़ी थी, सर झुकाया हुआ। फिर उसने धीरे से सर उठाया और उसकी आंखें सीधा मेरी आंखों से टकराईं। उस वक्त मेरी बॉडी नम हो गई, मैं हिल नहीं सकता था, जैसे किसी ने मुझे फ्रीज कर दिया हो। फिर उसकी पायल की आवाज करीब आने लगी। वो चल के मेरी तरफ आ रही थी। जब वो सिर्फ कुछ कदम दूर थी तो अचानक कैंडल बुझ गई और सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, तुम भी छोड़ के जाओगे मुझे। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज ही नहीं निकली, जैसे गला बंद हो गया हो। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला सा हो गया और फिर मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं ड्राइंग रूम के फ्लोर पर पड़ा था। कैंडल की बाकी वैक्स जमीन पर पिघली हुई थी, हर चीज वैसी ही थी,
लेकिन वो तस्वीरें गायब थीं। जो फोटोज हर कमरे में लगी थीं, वो सब गायब थीं। सिर्फ वॉल्स पर उनका हल्का हल्का निशान रह गया था। मैंने तुरंत घर छोड़ दिया। जब मैं बुजुर्ग शख्स के पास गया और उनको ये सब बताया, उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो लड़की कभी किसी को छोड़ने नहीं देती। पहले भी 3 लोग ये बंगला लेने आए थे, लेकिन वापस नहीं गए। मैंने पूछा, ये सब आपने पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने कहा, क्या तुम तब मानते? मैं उस दिन के बाद कभी उस बंगले के पास भी नहीं गया। लेकिन कुछ चीजें इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। मैंने सब कुछ बंद कर दिया। लेकिन फिर एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई। अली साहब, आपको मॉडल टाउन वाले बंगले का केस क्लोज करवाना है या फाइल पेंडिंग रहने देनी है? ये नंबर रजिस्ट्रार ऑफिस का था। मेरे हाथों से फोन गिरते गिरते बचा। इतने दिन गुजारने के बाद भी वो केस पेंडिंग था। मुझे लगा था सब खत्म हो गया, पर नहीं। मैंने हिम्मत करके सोचा, लास्ट दफा एक बार और जाके देखता हूँ। इस दफा मैंने एक दोस्त को भी साथ ले लिया, जुनैद। उसे कहानी बताई तो पहले तो हंसा, लेकिन फिर सीरियस हो गया। बोला, चल देखते हैं क्या सीन है, शायद किसी ने प्रैंक किया हो। रात को हम दोनों वापस उस बंगले में गए। गेट अब भी वही पुराना लोहे का था, जो हमेशा चीख कर खुलता था। दरवाजा खोला तो अंदर से वही ठंडी हवा, वही सन्नाटा। सब कुछ वैसा ही था, सिवाय एक चीज के। वो तस्वीरें वापस लग चुकी थीं। हर कमरे में वही लड़की, वही आंखें। लेकिन इस दफा उसका चेहरा पिछली दफा से ज्यादा क्लियर था, जैसे वो हमेशा से यहीं हो, दीवार का हिस्सा। जुनैद ने कहा, भाई ये तो सच में क्रीपी है, चल निकलते हैं। लेकिन जब हम वापस डोर की तरफ गए तो दरवाजा बंद हो चुका था और अंदर से लॉक था। कोई भी उसे खोल नहीं सकता था। जुनैद ने जोर से धक्का मारा, लेकिन दरवाजा हिल भी नहीं रहा था। फिर ड्राइंग रूम में से हंसी की आवाज आई, बड़ी हल्की सी मगर औरतों वाली हंसी, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बच्ची चुप करके किसी कोने में मुस्कुरा रही हो। हम दोनों ने एक दूसरे को देखा और जुनैद बोला, अली, मुझे लगता है तू जो कह रहा था वो सब सच है। फिर अचानक हर कमरे की लाइट ऑन हो गई, बिना किसी बिजली के कनेक्शन के। हर लाइट से एक अजीब सी जर्द रोशनी निकल रही थी, जैसे किसी पुरानी फिल्म का फिल्टर लगा हो। और फिर वो तस्वीरें हिलने लगीं। मैं झूठ नहीं बोल रहा, उनकी आंखें हमारे पीछे पीछे घूम रही थीं। जुनैद ने कहा, अली, यहाँ कुछ बहुत बुरा है। फिर एक कमरे का दरवाजा खुला और उसमें से वो लड़की निकली, जिंदा। वही कपड़े, वही चेहरा, लेकिन अब उसका रंग जर्द था, जैसे कब्र से उठ के आई हो। उसका सर थोड़ा झुका हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने सर उठाया, उसका चेहरा हमेशा के लिए मेरे जहन में बस गया। ना उसकी आंखें नॉर्मल थीं, ना चेहरा। आंखों में सिर्फ अंधेरा और होंठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट, जैसे वो जानती हो हम वहां फंस चुके हैं। उसने सीधा जुनैद की तरफ देखा और फिर कुछ बोला नहीं, बस हंसती रही। लेकिन उसकी हंसी इंसानी नहीं थी, जैसे किसी ने कस के टेप पे रिवाइंड कर दी हो। जुनैद चिल्लाया और भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने बगल के कमरे का दरवाजा खोला, वो अंदर खींच लिया गया। मैं अकेला रह गया। मैंने देखा कमरे के अंदर सिर्फ अंधेरा था और जुनैद की आवाज, अली बचा ले, अली वो मुझे ले जा रही है। मैंने चीखा, चिल्लाया, दुआएं पढ़ना शुरू किया, आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, सब। और फिर वो सब कुछ रुक गया। अचानक सा खामोशी छा गई, जैसे किसी ने रिमोट का म्यूट बटन दबा दिया हो। मैंने दरवाजा खोला, कमरे में कोई नहीं था। जुनैद गायब हो चुका था। सिर्फ एक चीज थी, वही तस्वीर। लेकिन इस दफा उस तस्वीर में 2 चेहरे थे, वो लड़की और जुनैद। मैं बेहोश हो गया था। जब होश आया तो मैं हॉस्पिटल में था। पुलिस ने मुझे वहां से उठाया था जब किसी ने आवाज सुनकर अथॉरिटीज को बुलाया। जुनैद का कोई पता नहीं था, न बंगले में न बाहर। पुलिस कहती है कि शायद वो भाग गया हो, लेकिन उन्हें क्या पता, कुछ लोग जगहों में नहीं तस्वीरों में कैद हो जाते हैं। उस दिन के बाद मैं कभी उस इलाके में नहीं गया, लेकिन अब भी कभी कभी जब रात को आंख खुलती है तो मैं अपने कमरे की दीवार पर उस तस्वीर का नक्शा महसूस करता हूँ।
और एक बार तो मुझे उसमें अपना चेहरा भी नजर आया था। उस रात के बाद मैं अंदर से बिल्कुल बदल गया। लोग कहते थे कि मैं ज्यादा चुप रहने लगा हूँ। आंखों के नीचे काले हल्के और चेहरे पे घबराहट सी रहती थी। मैं न किसी से मिलता, न रियल एस्टेट का काम करता, सिर्फ मस्जिद जाता और घर वापस आ जाता। लेकिन एक चीज ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो तस्वीर मैंने हर जगह उसे देखा, मोबाइल के वॉलपेपर में, बाथरूम के शीशे में, हत्ता कि मेरे कमरे की दीवार पर जो पेंट मैंने खुद हाथों से किया था उसमें भी मुझे वो लड़की का चेहरा नजर आता। एक दिन मैं मस्जिद से वापस आ रहा था कि मेरे गेट के सामने एक परचम पड़ा था, सफेद कपड़े का टुकड़ा जैसे कफन हो, और उस पे खून से लिखा था, वापस आओ, तुम अब भी मेरे हो। मेरा दिल धक धक करने लगा। मैंने तुरंत कपड़ा उठाया, धो दिया, लेकिन वो लाल निशान नहीं गए, जैसे वो इंक नहीं, असल खून था। उसी रात मेरी नींद में जुनेद आया। नहीं, ये सपना नहीं था, वो मेरी आंखों के सामने था, पूरा पसीना पसीना, आंखों से आंसू, और चीख चीख के कह रहा था, अली मुझे निकाल यार, मैं वहां फंसा हूं, वो मुझे रोज मारती है, फिर जिंदा करती है, फिर मारती है, हर रात हर रात। उसकी आवाज दरख्त जैसी फटी हुई थी, आंखों में सिर्फ इल्तिजा थी, मदद की इल्तिजा। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं क्या करूं जुनेद, मैं कैसे तुझे वापस लाऊं? उसने कहा, उसका नाम पता करो, उसका असल नाम, सिर्फ उसी से मैं आजाद हो सकता हूं। फिर अचानक उसका चेहरा जलने लगा, जैसे किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी हो, और वो चीखता हुआ मेरे सपने से चला गया। सुबह तक मैं हिला हुआ था। ये कोई सिंपल रूहानी मसला नहीं था, ये कुछ और था। मैंने फैसला किया कि मुझे उस बंगले की हिस्ट्री मालूम करनी ही होगी। मैं वापस गया उस बुजुर्ग शख्स के पास जो पहले ये बंगला बेचने आया था। इस दफा उनका चेहरा पहले से ज्यादा सुनसान था, जैसे उनकी रूह खुद भी थक गई हो। मैंने उनसे सीधा सवाल किया, ये लड़की कौन थी, उसका असल नाम क्या था? वो चुप हो गए, फिर धीरे से कहने लगे, वो मेरी बेटी थी। मेरा जिस्म कांप गया। उनका कहना था उसका नाम सईदा बेगम था। 1937 में उसका जन्म हुआ। उस वक्त जमाना कुछ और था। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन बचपन से ही अजीब सी थी। अक्सर अंधेरे कमरे में बैठ के आवाजें करती रहती थी। कहती थी, वो लोग मुझसे बात करते हैं। फिर एक दिन पता चला कि उसे जिन लग गया है। पीर साहब आए, तावीज दिए गए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ, बल्कि सईदा और भी खतरनाक होती गई। आखिर में उसने अपनी मां को छुरी से मार दिया। वो केस पुलिस तक नहीं गया। घर वालों ने उसे बंगले के कमरे में जिंदा दफन कर दिया। हाँ, जिंदा। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। घर के इज्जत के लिए उसे दीवार के अंदर दफन कर दिया गया। और उसके बाद से हर साल जब भी कोई नया शख्स उस बंगले में रात गुजारता, सईदा की रूह उसे अपने साथ ले जाती थी। उन्होंने मुझे कहा, तुमने उसे देखा, इसका मतलब है उसे तुम भी चाहिए। जिसने उसे जिंदा दफन होते देखा, उसकी रूह उन सबको ढूंढती है। मैंने पूछा, आजाद कैसे करूं उसे? उन्होंने सिर्फ एक बात बोली, उसकी कब्रिस्तान में एक पीला गुलाब रख दो और असली नाम लेकर माफी मांगो। उस रात मैं उसी कब्रिस्तान गया जहां सईदा को असल में दफनाया गया था, या कह लो जहां उसका नाम लिखा गया था, लेकिन जिस्म तो बंगले में ही था। मैंने पीला गुलाब रखा और कहा, सईदा बेगम मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो, जुनेद को छोड़ दो। अचानक हवा रुक गई। फिर एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे कोई ताकत अंदर से निकल गई हो। उस रात के बाद ना मुझे सईदा नजर आई, ना तस्वीर। और एक दिन जुनेद का मैसेज आया, मैं वापस आ गया हूं। लेकिन जब उससे मिलने गया तो उसकी आंखों में वही अंधेरा था। उस दिन जब मैं जुनेद से मिला, उसका चेहरा वैसे ही था जैसे पहले था, लेकिन आंखों में कुछ और था। पहले वो दरियाफ्त होती थी, अब वहां सिर्फ खामोशी थी। उसने सिर्फ इतना कहा, सब ठीक है, मैं बस थोड़ा वक्त चाहता हूं, अपने घर नहीं जाऊंगा फिलहाल। मैंने सोचा ठीक है, इतना कुछ गुजरा है, आदमी को वक्त लगता है नॉर्मल होने में। लेकिन बात उस वक्त बदली जब रात को उसने मुझे कॉल की। अली, मैं सोया नहीं हूं 3 दिन से। जब भी आंख बंद करता हूं, कोई मेरी चेस्ट पे बैठ जाता है। मैं चिल्लाता हूं, लेकिन आवाज नहीं निकलती। मुझे समझ नहीं आया, ये उसी सईदा का असर है या कोई और बला इस दफा के साथ घर आ गई है। मैंने उसे कहा, रुको, मैं पीर साहब के पास जा रहा हूं, अब इस मामले को खत्म करना जरूरी है।
मैंने लाहौर के एक मशहूर रूहानी इल्म वाले पीर साहब से मुलाकात की। उन्होंने सिर्फ एक काम करने को कहा, उस लड़की के तस्वीर के पीछे जो लिखा था उसे ला कर दो। उस तस्वीर के पीछे उस रूह का असल किस्सा छुपा है। जब तक वो किस्सा समझ नहीं आएगा तुम्हारा दोस्त आज़ाद नहीं होगा। मैंने वापस बंगले जाने का फैसला किया, लेकिन इस दफ़ा मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ था रेहान, जो पैरानॉर्मल रिसर्च करता है। कैमरास, वॉइस रिकॉर्डर्स, थर्मल सेंसर्स, सब कुछ लेकर हम बंगले के अंदर गए। अंदर वापस वही ठंड, वही सन्नाटा, लेकिन इस दफ़ा सब कुछ ज़्यादा बेजान था, जैसे हर चीज़ किसी इंतज़ार में हो। फिर हम गए उस तस्वीर तक जिसमें अब भी सईदा और जुनेद का चेहरा था। रेहान ने ग्लव्स पहनकर तस्वीर उठाई और पीछे देखा। उस पर रखी थी एक पुरानी डायरी। डायरी का पहला पन्ना था। मेरा नाम सईदा नहीं है, मेरा असल नाम सफिया है। ये सुनकर पीर साहब ने कहा, अली, तुम बहुत बड़े धोखे में हो। जिस रूह से तुमने माफी मांगी थी वो सईदा थी ही नहीं। तुमने जिस कब्रिस्तान में फूल रखा वो किस औरत की कब्र थी? सफिया वो है असल वो रूह जो बंगले में कैद है। सईदा उसकी बाजी थी जिसे लोगों ने जिंदा छोड़कर निकल गए, लेकिन सफिया उसे बाजी बना दिया गया था एक सहर के लिए। यानी सईदा की कहानी कवर थी, असल बदला लेना था सफिया को। उस डायरी में सब कुछ लिखा था। मैं और सईदा एक जादूगर के पास गए थे। उसने हमें जिस्म और रूह की ताकत देने का वादा किया, मगर इसे पाने के लिए एक को जिंदा दफन होना था, दूसरी की रूह कुर्बान। सईदा ने अपनी बाजी को कुर्बान कर दिया, लेकिन जब लोगों को पता चला तो उसे ही दीवार में दफन कर दिया गया, इस दफा वाकई मरकर। लेकिन उसकी रूह कैद हो गई, न दुनिया में न आखिरत में। मैं और रेहान डायरी लेकर पीर साहब के पास गए। उन्होंने कहा, जुनैद अब सफिया के कब्जे में है, उसे आजाद करने का सिर्फ एक तरीका है, उसी बंगले में सफिया के नाम का कुरानी रुकिया सुनाया जाए। मगर खतर यह है कि अगर सफिया गुस्से में आ गई तो सिर्फ रूह नहीं जिस्म भी जल जाएगा। लेकिन मैं तैयार था। हम तीसरी बार उस बंगले में गए, मगर इस दफा अंदर जाते ही हर दरवाजा बंद हो गया। हर कोने से सफिया की चीखें गूंजने लगीं, तुम झूठे हो, तुमने मुझे सईदा समझा, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। मैंने माइक ऑन किया और पीर साहब की आवाजों की रिकॉर्डिंग चलाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरा बकरा, आयतुल कुर्सी और रुकिया की आवाज पूरे घर में घूमती रही। फिर तस्वीरों से सफेद धुआं निकलना शुरू हुआ, दीवारें लरजने लगीं और एक भयानक सी स्क्रीम हुई। जुनैद बेहोश हो गया और सफिया का नाम उसके जिस्म से निकल गया। तस्वीर जल गई, डायरी खुद ब खुद राख बन गई और हम वहां से निकल आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले दिन रेहान के घर के शीशे पे लिखा था, तुमने मेरी कहानी सुनाई, अब तुम मेरी जगह लोगे। रेहान ने जब अपने बाथरूम के शीशे पर तुम मेरी जगह लोगे लिखा देखा तो उसका रंग पीला पड़ गया। वो फौरन मेरे पास आया, हाथ कांप रहे थे, आंखों में डर था, लेकिन जुबान में सिर्फ एक जुमला, अली वो अब मेरे पीछे है। मैंने सोचा कि ये सिर्फ सफिया की धमकी है, कुछ नहीं करेगी। लेकिन अगली रात रेहान गायब हो गया। उसका मोबाइल बंद, घर का दरवाजा खुला और अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा, जैसे किसी ने छापा मार ली हो। पुलिस ने मिसिंग रिपोर्ट लिखी, लेकिन कोई निशान नहीं मिला। सीसीटीवी चेक की गई तो एक अजीब चीज सामने आई। रात 3:07 पर रेहान अपने घर से निकला, मगर उसके पीछे कोई परछाई चल रही थी और वो परछाई जमीन पर नहीं थी, हवा में थी, बिल्कुल सफिया जैसे दिख रही थी। उस रात मुझे नींद नहीं आई, हर वक्त यही सोचता रहा, क्या मैंने गलती की? क्या मुझे कहानी वहीं खत्म कर देनी चाहिए थी? फिर एक दिन मुझे एक ब्राउन एनवेलप मिला, कोई नाम नहीं, कोई एड्रेस नहीं, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जहां सब कुछ शुरू हुआ वहां ही सब कुछ खत्म होगा। मैं समझ गया, ये सफिया का आखिरी दाव है, उस बंगले में वापस जाना होगा। मैं वापस गया उस बंगले में, इस दफा अकेला, ना रेहान, ना कोई कैमरा, ना कोई माइक, बस मैं और अंधेरा। अंदर जाकर मुझे हर वो आवाज सुनाई दी जो मैंने पहले कभी नहीं सुन सका। दीवारें कहती थीं, फर्श से कांप उठी धड़कनें निकलती थीं। और तब मुझे मिल गया वो कमरा जहां सईदा जिंदा दफन हुई थी।
मैंने दुआ की, रूहों की मग़फ़िरत की दुआ, कुरान शरीफ की तिलावत की और दिल से उसे माफ़ी दी। उस वक्त एक अजीब सी रोशनी चमकी और एक आवाज़ आई, अली, मुझे सिर्फ कबूलियत चाहिए थी, अब मैं जा रही हूँ। उसके बाद हर आवाज़ बंद हो गई। घर में साइलेंस था, लेकिन पहली बार सुकून वाला साइलेंस। जब मैं घर वापस आया, मुझे एक और एनवेलप मिला। इस बार उसमें रेहान का मोबाइल था और एक नोट। वक्त से पहले किसी की जगह लेना आसान नहीं होता। रेहान को मैं ले गई, मगर उसे सुकून मिला। तुम इस कहानी को यहीं खत्म करो। तो दोस्तों, ये थी कहानी सफिया की, एक ऐसी रूह जो सिर्फ अपनी इज्जत, अपना नाम और कबूलियत चाहती थी। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि हर रूह को सिर्फ आज़ादी नहीं, इज्जत और याद भी चाहिए होती है। अगर किसी के साथ जुल्म होता है तो उस जुल्म की गूंज कभी ना कभी लौट कर जरूर आती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, अगर आपका दिल तेज धड़का हो या आंखों के सामने कोई मंजर कायम हो गया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस वक्त लगा। और अगर आप नए हैं द डार्क फाइल्स पर, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी क्योंकि अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी कहानी जो सच हो या झूठ, उसका असर जरूर होता है। सो हमजा इज साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।